नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्ट्रीक ऑफ लाइट सोल एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में मुख्य दंगों का, जिसको राजनीतिक दबाव के कारण लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। और ये कहानी बिहार में उन दशक की है जिन दशक में लालू जी कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और भारत में कांग्रेस की सरकारें थी। दलित हो, स्वर्ण हो या पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, कोई भी हो, हर किसी को अपने हालत पे छोड़ दिया गया था कि आप अपने लड़ो, कटो, मरो। यादवों को लाठी हाथ में थमा दिया गया था कि तुम अपनी रक्षा खुद करो। बाकी लोगों को छोड़ दिया गया था कि आप लोग मरते रहो, कटते रहो। बात हम कर रहे हैं ये ऐसा क्यों था। हमने कुछ तथ्यों के अनुसार ये बात को हमने सिद्ध भी कर रहे हैं। लालू जी 1990 में आए 1990 में आए। वहाँ पे आने के बाद पहले तो वे गरीब परिवार से थे। उनके परिवार में बच्चे भी थे, बच्चियाँ भी थी, उन्हीं के थे जो भी। माता पिता के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है मुझे। लेकिन जब वो थे, लालू यादव जी थे और उनकी पत्नी थी और उनके बच्चे थे, तो वो एक छोटा सा कमरा में रहा करते थे। उसके बाद उनके अंदर की जो टैलेंट थी वो इनको राजनीतिक गलियारों तक लेकर पहुंचाई। और उसके बाद जो इनको बोलने की टोन थी, लोगों को मोटिवेट करने की जो टोन थी, काउंसलिंग करने की जो इनकी टोन थी, उसमें इन्होंने राजनीति के कैरियर में बहुत बढ़त बनाई थी उसके माध्यम से। यही कारण रहा है कि आज भी बिहार में ऐसे ऐसे यादव हैं जो उनको पूरा का पूरा गांव ही भगवान की तरह मानता है। रीजन कुछ भी हो, रीजन आपसी स्वार्थ हो, रीजन जाति का स्वार्थ हो, रीजन उनके गांव में अच्छा व्यवस्थाएं बन गई होंगी, कुछ भी हो, परंतु उनके क्या, उन ये जो कारनामे हैं ये उन रीजनों से ख़त्म हो सकता है? उन चीज़ों से हमें कोई मिठाई खिला के और 10 जूता फिर मारे भरी पब्लिक मूवमेंट में, तो क्या वो मिठाई की वैल्यू रहेगी? या हमें खिलाए खूब खोआ मेवा मेवा मिष्ठान सारी चीज़ें खिलाए और मेरे बाप को मारे, मेरे बहन को मारे, मेरे घर में कुछ करे, तो ये सारी चीज़ें तो उस मिठाई में तो दब के नहीं रह जाएगी ना। कभी ना कभी तो मुझे खड़ा होकर बोलना ही पड़ेगा कि भैया ये गलत कर रहे हो। लेकिन यादव परिवार, यादव समाज ने कभी भी लालू यादव परिवार को टोका नहीं, कभी भी उनका विरोध नहीं किया। ये सबसे बड़ा बिहार का दुर्भाग्य है, जबकि ज़्यादा जनसंख्या उन्हीं की है जिनको बोलना चाहिए था। लेकिन उनको जातिवाद का एंगल दे के उनको मोटिवेट, बताया ना कि उनका बोलने का टोन, बोलने की शैली, काउंसलिंग करने की जो कला थी, वो इनको इस पद तक लेकर आया और उसी कला का वो फायदा उठाए और मरती रही बिहार की जनता। बात करते हैं 4-5 नरसंहार से। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है मुझे, इतने में ही मैं कैप्चर कर रहा हूँ, यही 4-5 पॉइंट्स पे। गया में स्वर्णों का जमीनी विवाद चल रहा होगा किसी कारणवश, और जमीन है तो विवाद तो होगा ही, क्योंकि बटेंगे, बिकेंगे, तो विवाद तो उसमें रखा ही है, कोई हाँ बोलेगा कोई ना बोलेगा। परंतु उसमें मरने वाले समाज स्वर्ण समाज था। काट दिया गया था महिलाओं को, पेट में बच्चा रहते हुए उनको सिर को धड़ से अलग कर दिया गया था, उनके बच्चों को मार दिया गया था, उनके गार्जियन को मार दिए गए थे, उनके जेंट्स जेंट्स में लगभग लोगों को ऐसा ही था कि जो भी मिले उनको मारो। वो कोई किसी को कुछ नहीं देख रहा था, केवल उनको यही दिया था कि भैया जो दिखे उसे मारो, कुछ मत करो, मारो और काटो। 1992 में, 1992 में पहला जो हुआ बड़ा नरसंहार टाइप का, नरसंहार टाइप का क्या, नरसंहार जो हुआ वो स्वर्णों को जमीन के मामले में, क्योंकि उस समय में नक्सलवाद का एक ऐसा प्रकोप था कि पूरे बिहार को कवर कर लिया था। जैसे काली चादर होती है उस तरीके से पूरे बिहार को कवर कर लिया था। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र था वो गया, जहानाबाद, ये सारे क्षेत्र थे। उनमें ये चीज़ें हुई, गया स्वर्णों की ज़मीनी विवाद को लेके उनके ऊपर ये अत्याचार किया गया। उसके बाद फिर 1997 में, जैसे बानवे बानवे के बाद 97 में फिर से हुआ जहानाबाद। जहानाबाद लक्ष्मणपुर बाथे गांव है, वहां पर दलितों को निर्मम हत्या कर दिया गया। मारने वाला कोई भी हो, परंतु
उस माहौल को, उस स्थिति को, उस सिचुएशन को कौन संभालने वाला था? जो ऊपर बैठा था, लालू जी। लेकिन इन चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल में नहीं किया और मरने के लिए छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि पहले स्वर्ण मारे गए, उसके बाद दलित मारे गए, उसके बाद फिर 1997 में फिर से भूमिहारों को जहानाबाद में उनको कत्लेआम किया गया। जहानाबाद ही साइड में है, उनको ही मारा गया। फिर 99 में उसी साल इस स्वर्ण समाज के मर्डर का, स्वर्ण समाज के नरसंहार का बैलेंस करने के लिए दलितों को भी मार दिया गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं ये चार, अब तक 4 नरसंहार हो चुके इतनी छोटी बातों में, 92, 97, 99 और 99। उसके बाद ये 2000 में फिर क्यों? सत्ता आपके पास थी, जनमत आपके पास था, बहुमत आपके पास था, लाठी यादवों के हाथ में थी। फिर औरंगाबाद में पिछड़े और दलित को सुरक्षा क्यों नहीं करवा पाए? फिर से उनको क्यों जातिवादी का एंगल दे के बैलेंस करने के लिए फिर से उनको मारा गया, काटा गया, और आप केवल बस तमाशबीन बने रहे? तो जैसे आप, जिस तरीके से आप तमाशबीन बने रहेंगे और बने हुए थे, कहीं आप दोबारा से आपके लाल, क्योंकि बाप का अंश कुछ ना कुछ जाता है बेटा पे, ऐसा हर कोई मानता है और ऐसा होता है। ये चीजें दोहराई जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मान के चलो कि ऐसा नहीं करेंगे, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इनकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है, परंतु घर में वही घर में है, ठीक है, वही संस्कार मिले हैं, वही परवरिश मिली है, तो ये इनका जो बेटा है वो कैसे कम हो जाएंगे इनसे? ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं वो भी बस हो ही जाएंगे इन चीजों को कंट्रोल न करने में। ये चीजें जो हुई है, ये केवल और केवल इसलिए हुआ था क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी वहां पर। वर्चस्व की माने तो एक वर्ग ऐसा था जिनके पास पहले से, जिनके कंट्रोल में, जिनके पास था, जिनके नाम से जमीन की संपत्ति थी, जमीन उनके नाम के थे। अब दूसरे लोगों को जब नक्सलवाद जैसे ही प्रभावित हुआ बिहार, जैसे ही बंगाल से उठकर बिहार में उसकी साया आई, उसकी परछाई आई, तो धीरे 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 बादल काले होते गए और वर्षा की जो बूंदे थी गया में गिरी, जहानाबाद में गिरी, जातिवादियों पे गिरा और जनता पर गिरी। लेकिन इस चीज को कंट्रोल करने में लालू प्रसाद यादव विफल रहे और इनको मरने की अपनी हालत पर छोड़ दिए थे। अब निर्णय ये लेना है कि चलिए ठीक है, यादव को तो हाथ में लठ थमा दिए थे, यादव को तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं था, लड़ने वाला झगड़ने वाला नहीं था उनसे, क्योंकि उनकी सरकार थी, उनके हाथ में लाठी था। भैंस भी वही बांधते थे, दूध भी वही पीते थे, लाठी भी वही रखते थे। तो दुनिया बात करती है कि कुएं का पानी राजपूतों ने नहीं पीने दिया, तो भैया एक सवाल उनसे भी हो कि भैंस का दूध यादवों ने नहीं पीने दिया, गाय का दूध, भैंस का दूध यादवों ने नहीं पीने दिया है, ये सारी चीजें हो, तो क्या इससे इस देश में व्यवस्थाएं सुरक्षित हो सकती है? इस देश की सीमाओं के अंदर जो ये हलचल पैदा हो रखी है, ये कभी शांत हो सकता है? अगर हम लोग आपस में जाति में बंटते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो ये सारी चीजें बैलेंस में आ सकती है, कंट्रोल में आ सकता है। अगर ये चीजें होती रहेंगी तो ना आपकी व्यवस्था बनेगी बढ़िया, ना आपको शिक्षा मिलेगा, ना आपको सुरक्षा मिलेगा, ना आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। लालू जी का एक वो भी दौर था जब हमने देखा है 5 बजे के बाद दरवाजा बंद हो जाया करता था। एक दौर ऐसा भी था 5 बजे के बाद अगर कोई परिवार की तबीयत खराब हो गई तो जाने के लिए गांव से गुहार लोग लेके जाते थे, 5 लोग, 8 लोग, 10 लोग लाठी डंडा लेके। अब सोचिए उस स्थिति में कोई महिला जिनके पेट में बच्चा है, उसका पेन लेके वो तड़प रही है, और नियर बाई में हॉस्पिटल, लालू जी ने हॉस्पिटल और स्कूल को तो बिल्कुल खंडहर ही बना चुके थे। हॉस्पिटल तो थी नहीं, थी 9 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ऐसे किलोमीटर पे हुआ करते थे। आज तो कम से कम आपको नियर बाई में चले जाइए तो नियर बाई में आपको मिल जाएगा 5 किलोमीटर पे, 2.5 किलोमीटर पे
ऐसे 3 किलोमीटर पे ऐसे मिल जाएंगे आपको हॉस्पिटल, लेकिन उस ज़माने में ये सब नहीं हुआ करता था। और उसी चीज़ का फ़ायदा जिसके हाथ में लाठी था, उसने भरपूर उठाया। आज भी सोचते हैं कि मैं वही करूं और इनकी छत्र छाया में, तो आज ये संभव नहीं है। दौर बदल गया, वो दौर गुजर गया, इंसान बदल गए, चेहरा बदल गई, सोच बदल गई, ताकतें और मजबूत हुई हैं। दलित भी समझता है हमारा शोषण किसने किया, स्वर्ण भी समझता है कि हमें लड़वाया किसने, परंतु वोट बैंक की राजनीति में ये दोनों मकड़े की जाल में ऐसे फंस गए हैं जैसे मकड़े की जाल में मक्खी फंस जाती है और दम तोड़ देती है। ऐसे ही कुछ आने वाले समय में ये सारी चीजें पुनः होने वाली है और फिर से सत्ता के गलियारों में इनकी गूंजें सुनाई देंगी, हत्या बलात्कार की गूंजें सुनाई देंगी, यदि ऐसे ऐसे छवि वाले लोग को हम लोग चुनेंगे। हमें इनका पूर्ण, चाहे जो भी हो, मेरा ही पिता प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर मेरा सोच, मेरा ध्येय ये है कि मैं सत्य मार्ग पे चलूं, मैं सत्य कर्म पे चलूं, तो मेरा पिता जो गलत करने वाला इंसान भी है ना, या तो उसे झुकना पड़ेगा, नहीं तो उसे टूटना पड़ेगा। दो में से एक ही काम हो सकता है। इसलिए अगर ये नहीं झुक रहे हैं तो जनता को इन्हें तोड़ने आना चाहिए, इनका तोड़ जनता को निकालना चाहिए, क्योंकि ये झुकेंगे नहीं। जैसे इनके बेटे का जो बोल चाल है कि दिखा दूंगा मैं, कुआं का पानी नहीं पीने दोगे तो मैं कुआं खोद दूंगा। तो भैया कुआं खोदोगे अपनी जमीन में खोदो, लेकिन जो आपकी पॉपुलैरिटी के कारण आप उस चीज को फायदा उठा रहे हैं कि कुआं खोद के हम पानी पी लेंगे, तो हमारे जमीन में खोदोगे तो फिर हम क्या करेंगे, कोदो डरेंगे, कुछ करेंगे ना भैया। 10 साल बाद फिर कुआं ढक देंगे, ये भी तो हो सकता है ना, तुम पी लेना। लेकिन ये सारी चीजें जब भी होती है तो हम लोगों को सोचना चाहिए, जनता जनमत को सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है। अब आने वाला भविष्य हमारे लिए कितना सुनहरा होने वाला है और कैसा होने वाला है, किन नेताओं को चुनने के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।